दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अखिलेश यादव मेरठ आए तो कह रहे हैं कि पश्चिम से अब की बार एक अलग तरह की हवा चल रही है। चलती हवा को देखकर उन्होंने भी भाजपा पर तंज कस दिया और जो हॉट सीट रही यूपी में वो कैराना और मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा हॉट रही। मुजफ्फरनगर इसलिए रही क्योंकि चौबीसी जो ठाकुरों की है लगातार वहां से विरोध देखने को मिला और संगीत सोम ने तो इतना तक कह दिया था कि इनकी हैसियत नहीं है, इनका सतर नहीं है कि ये मेरे साथ बैठे, मेरे साथ चुनाव प्रचार करें। दूसरा कैराना में नाइद हसन की बहन इकरा हसन जो अपने भाई को जेल के अंदर से चुनाव जिता देती है और टिकट पा लेती है और टिकट पाने के बाद एक बेचारी सी लड़की की छवि लेकर पूरे कैराना में घूमती है और उसके बाद जो चुनाव लड़ती है वो सभी ने देखा कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा। कुछ लोग मान रहे हैं कि हो सकता है चुनाव जीत भी जाएंगे और इन्हीं सब चीजों पर विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ है दीपक शर्मा जी, जिन्होंने इस चुनाव को बड़ा नजदीक से देखा है। मुजफ्फरनगर और कैराना चुनाव को बड़ा नजदीक से देख रहे थे। उन्हें बताएंगे कि क्या नंबर रहने वाले हैं, यहाँ से ये सीट किसको जा सकती है। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। दीपक जी क्या समझ रहे हैं, चुनाव की जो हवा है ये कहाँ बह गई? मान्य पत्रकार महोदय, पहले आपने मुजफ्फरनगर की बात करी तो करीब मुजफ्फरनगर लोकसभा में 18 लाख वोट है आसपास और आपने संगीत सिंह सोम की बात करी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाई कमान या कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, बड़े नेता को उतारती है, पूर्व वर्तमान मंत्री को उतारती है, लेकिन जो उनके खिलाफ जन भावनाएं हैं वो जो वहां की पब्लिक, वहां की बिरादरियां, जो जातियां उनके साथ 10 साल से उनको वोट दे रही है और वो 10 साल से उन्हें वोट दे रहे हैं विकास करने के लिए, उन्हीं वोटों के सहारे वो मंत्री बने, उन्हीं वोटों के सहारे वो एमपी बने हैं और वो एमपी बने हैं तो उन्होंने अपने नेता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। जब वो उन्हीं बिरादरी के बारे में अपशब्द कहेंगे, उनको मजदूर कहेंगे, उनको रिया कहेंगे, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान में किसान जाति सिर्फ जाटों के नाम से जानी जाती है और सब तो ब्राह्मण ठाकुर त्यागी वो एक रिया है, तो इन चीजों का रिएक्शन होगा कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया है, जो हमारे बलबूते मंत्री बनाया, वो हमारे बारे में इतने अपशब्द वर्ड करता है। तो इसी चीज का मुजफ्फरनगर लोकसभा में रिएक्शन हो रहा था। इस रिएक्शन को हाईकमान भाजपा के जो लोग हैं, जो हाईकमान शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग नहीं समझ पाए और संजीव बालियान को उतार दी। तो उसका नतीजा सामने आ रहा है। उसका नतीजा क्या है कि ठाकुरपुरी लोकसभा में जो एक बड़ी के आसपास लाख सवा लाख के आसपास जिनकी आबादी है, वो वहां के जो प्रत्याशी है संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ है। त्यागी जो एक बड़ी तादाद में 70-80 हजार के आसपास है, वो उनके विरोध में, प्लस त्यागियों की जो जाति है ब्राह्मण, वो अपनी जाति त्यागियों के साथ है, वो उसके खिलाफ है। तो ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, ये सब जातियां वहां भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी संजीव बालियान है केंद्रीय मंत्री, उनके सब खिलाफ है। दूसरा, वहां पर क्या नतीजे आते हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन में नहीं जाती, लेकिन वो बाहर से भी ऐसे प्रत्याशी को लाई है जहां से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक टूट रहा है। उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा में दारा सिंह प्रजापति समाज से उतारा है, जिसकी वोट 80-90 हजार 1 लाख के आसपास है, प्लस 2 लाख के आसपास एससी वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक किसका था? ये वोट बैंक था भाजपा का। भाजपा का वोट बैंक था ब्राह्मण, भाजपा का वोट बैंक था त्यागी, भाजपा का वोट बैंक था ठाकुर। जब ये सभी जातियां वहां भाजपा में नहीं जा रही है तो चुनाव बेहद कमजोर भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान जी का है। रही बात अब मुस्लिम, देखिए सबसे बड़ा जो बड़ा वोट बैंक है 6, सवा 6, 6.5, 7 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक तरफा इंडिया गठबंधन पर है, जो वहां पर सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, उनके पास गया हुआ है। दूसरी बात, जिस जाति से भाजपा प्रत्याशी बिलोंग करते हैं संजीव बालियान, जाट जाति, वो भी 1.5 लाख, 2.25 लाख के आसपास है। उसी जाति से बिलोंग करते हैं कांग्रेस, ये सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी। अब संजीव बालियान जी 10 साल के नेता है, हरेंद्र मलिक जी करीब 45 साल 40 साल के नेता है। वो 2-3 बार एमएलए रहे हैं, उनका बेटा भी 2-3 दफा का एमएलए है। तो बिरादरी को मैं समझता हूं कि दोनों बिरादरी दोनों पे बटी होंगी। दूसरा फैक्टर एक और है जो मुजफ्फरनगर का बड़ा एक मजबूत स्तंभ है
किसान यूनियन, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, बालियान खाप के वो चौधरी भी है अपनी के, उन्होंने अपना समर्थन दिया है विपक्ष को, यानी इंडिया को दिया है। तो कहीं ना कहीं जाटों में पलड़ा भारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक का होता है। ये विश्लेषण ये कहता है किसी भी तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी है संजीव बालियान, वो वहां नहीं जीता। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति, उनके पास प्रजापति समाज भी है, उनके पास एससी का वोट बैंक भी है, उनके पास कश्यप का वोट बैंक भी है, उनके पास अदर जो अन्य पिछड़ा वोट बैंक है वो उनके पास गया, क्योंकि वो उन्हीं समाज के बीच से है जिन लोगों से संजीव बालियान जी को नफरत है, जिन्हें वो मजदूर बता रहे हैं। मजदूर होना, अपना कार्य करना उनके संज्ञान में घृणा का कार्य है, वो उसको घृणा का कार्य कहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना कमेंट किया था कि ये तो और सब रिया है, मजदूर है, यानी अगर कोई निचला काम करता है तो वो उनके नजर में अच्छा कार्य नहीं है। लेकिन एक शर्मा जी, एक वायरल हो रहा है एक पोस्ट जो है, एक्सेल सीट है और ये मुजफ्फरनगर लोकसभा रिजल्ट 2024 को लेकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें हरिंदर मलिक को लगभग 70,400 वोटों से चुनाव में विनिंग दिखाई जा रही है। इसके मैं कुछ नंबर्स आपको बताता हूं। टोटल 6,60,000 है उनका जो वोटिंग रहा, वो पोलिंग परसेंटेज 65%, 4,29,000 के करीब उनका वोट पड़ा, जिसमें से 30,000 वोट बीजेपी को चला गया और 3,90,000 वोट करीब समाजवादी को और 8,500 के करीब बीएसपी को चला गया। तो ये आपको लगता है कि 30,000 के करीब बीजेपी को मुस्लिम वोट चला गया होगा? इस नंबर से आप कितना सहमत नजर आते हैं? देखिए, हम तो इस जो आपने अभी आंकड़ा पेश किया बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं है। हम वहाँ के लोकल के हैं, 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर मुजफ्फरनगर हमसे है। वहाँ के लोग, हमारी रिश्तेदारियाँ, डेली पर डे कई घंटे मुजफ्फरनगर लोकसभा के लोगों से संपर्क और वहाँ आना जाना रहता है, तो हमें सटीक जानकारियां वहाँ की है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको लग रहा है मुसलमान इतना बड़ा नंबर भाजपा पे नहीं गया होगा? नहीं। इसके बाद जाट जो दिखाया है इन्होंने, 2 लाख के करीब इन्होंने वोट दिखाया, 60% का उनका पोलिंग दिखाया है और जो लगभग इनका 1,20,000 के करीब पोल हो गया, जिसमें बीजेपी को 85,000 84,000 के करीब दिखाया है। नहीं, ये भी गलत है। और इसमें 36,000 समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिखाया है, जो जाट का वोट गया है। देखिए, मैंने एक बात बताई कि संजीव बालियान 10 साल के नेता है। हाँ। और हरिंदर मलिक वहां 45 साल 40 साल से नेता है, 2 या 3 दफा एमएलए रहा है, वर्तमान में उनका बेटा एमएलए है। दूसरा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान नेता है राकेश टिकैत, और इनकी संजीव बालियान की बालियान खाप का चौधरी, उसने समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन को। तो दो जो वहां जाट अपनी जातियों में नेता थे, वो 2 एक साइड और एक साइड है। तो मेरा मानना तो है कि जो उसकी खाप है बालियान, वो भी डिवाइड होकर हरिंदर मलिक के पास गई, और जो मलिक खाप है, जो गठवाला खाप है, वो तो अपने कैंडिडेट के पास है, अपने आदमी के पास है, वो तो मलिक। लेकिन जो मलिक गांव है, मुझे लगता है ये सब दंगा पीड़ित गांव रहे थे। आप इधर से साड़ब्बर से जाइए, डूंगर से जाइए, काकड़ा से जाइए, पूर्व बाल्यान से जाइए, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं उस दंगे से प्रभावित थे। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में से एक बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी को मिला होगा। हमारे यहाँ खाप सिस्टम बहुत ज्यादा जड़े जमाए हुए हैं, और ये जो दंगे हैं, खाप सिस्टम सब इनको इग्नोर कर देता है। तो वहां जो गठवाला खाप है, वो 100% अपने जो उनका अपने बीच का है हरिंदर मलिक, उनके साथ है। तो आपको ये और मैं आपको एक और बता रहा हूं, जैसा भी आपने कह दिया, उनकी खाप का हरिंदर मलिक इंडिया गठबंधन से था, तो इधर कैराना शामली में जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है समाजवादी से इकरासन, इनके गठवाला खाप लिसाड़ और कई गांव, जो लिसाड़ तो इनका राजधानी है, मलिकों की राजधानी है लिसाड़। बिल्कुल। उस गांव में अधिकतर वोट जाटों की इकरासन को मिली है। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कई मलिकों के गांव की वोट, क्योंकि हरिंदर मलिक उनका कैंडिडेट वहां लड़ रहा है, मुस्लिम वोट वहां जारी है, तो इधर मलिक जाटों की वोट इकरासन को ट्रांसफर हुई है। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ठाकुर वोट इन्होंने बताया कि लगभग 1,25,000 के करीब 52% पोल किया है, 65,000 के करीब जो इनका वोट पोलिंग हुआ है, और जिसमें से 32,500 बीजेपी को और 32,500 ही समाजवादी पार्टी को। बीएसपी पर ये 0 नंबर दिखा रहे हैं। लग रहा है ठाकुर समाज ने जो 50% वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया होगा। पूरे इस वक्त प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें, राजस्थान देखें, गुजरात देखें, मध्य प्रदेश देखें और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने ठाकुर नेता हैं,
वे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला हुआ है। खास तौर से मुजफ्फरनगर में तो कई मीटिंगें आपकी 24 से हुई, आपकी मुजफ्फरनगर में हुई, और मुजफ्फरनगर से सटे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के ननौता में हुई। 3 पंचायतें ठाकुर समाज ने, राजपूत समाज ने सहारनपुर कमिश्नरी के अंदर करी और ये दिखाया कि हम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोकसभा के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। और यही फैक्टर शामली कैराना का है, यही फैक्टर सहारनपुर का है, यही फैक्टर आपके मुजफ्फरनगर का है। कहीं भी ठाकुरों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी। तो आपका मानना है कि 50% भी भाजपा को नहीं गया होगा? बिल्कुल। चलिए, उसके बाद गुजर जो वोट है वो भी करीब 50,000 के करीब बताया और 60% इसमें पोलिंग दिखाया लगभग 30,000। 18,000 के करीब दिखाया कि बीजेपी को और 12,000 के करीब समाजवादी पार्टी को। मैं इस आंकड़े से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि 12,000 का एक बहुत बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी को गुजरों का चला गया होगा। नहीं, ऐसा है, देखिए गुजर बिरादरी बहुत समझदार बिरादरी है और उनको ये भाप लेती है वो बिरादरी कि कल कौन कैंडिडेट जीत रहा है और कौन कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे कैंडिडेट को वोट देना पसंद नहीं करेगा जो लोकल का वोटर है, उसको पता है क्या चल रहा है। भाई एक धड़ा मुस्लिम जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो हरिंदर मलिक के साइड में है, जो ठाकुर जाति है वो हरिंदर मलिक के साइड में, त्यागी ब्राह्मण वो एक साइड में, जो अन्य पिछड़ा जाति है वो बसपा कैंडिडेट दारा सिंह प्रजापति। तो संजीव बालियान पे गया कौन? आधे जाटों के अलावा, आधे जाटों से भी कम कोई गया नहीं संजीव बालियान पे। और ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि हरिंदर मलिक 70,000 90,000 वोटों से जो आप जीत रहा है, मेरा मानना तो यह है कि हरिंदर मलिक तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। तीसरे नंबर? सॉरी, संजीव बालियान जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ऐसे ही हंसने का मन कर रहा है जैसे संजीव बालियान कल एक इंटरव्यू में हंसे थे। उनसे किसी ने पूछा कि संगीत सोम वापस आ गया, तो बड़ा अच्छे से हंसे ठाके मार के उन्होंने कहा पहले ही आ जाते तो ज्यादा बढ़िया। ये कैसे बताया आपने ये नंबर की तीसरे नंबर की लड़ाई है? अब मैंने ये बताया इसलिए कि आज की घड़ी में संजीव बालियान जी के पास अपनी बिरादरी की 40-50 हजार वोटों से ज्यादा वोट बैंक नहीं है। कुछ वहां वैश्य समाज की उन्हें वोट मिल सकती है, इसके अलावा और अन्य किसी भी जाति की वोट उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ये भी कहना है कि संजीव बालियान जी के चुनाव से हारने के डर के कारण उन्होंने ये भ्रम भी फैलाया कि मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, 50 करोड़ खर्च कर दिया, 60 करोड़ खर्च कर दिया है और मैंने मुस्लिम बहुल गांवों में वहां के प्रधानों को 25-30 लाख रुपए दिया है। ये किसने कहा? ये बात कहाँ से? ये चुनाव में चर्चाएं थी। अच्छा, ये चुनाव में वहां के लोकसभा में चर्चाएं थी कि भाई चुनाव हार गए लेकिन पैसे के बल पर चुनाव यू टर्न कर लेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जो कैंडिडेट कमजोर हो जाता है वो ऐसी बातें चलाता है और पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। ये भी एक नेगेटिव संदेश है। और इसमें सैनी समाज और त्यागी समाज के बारे में कहा गया है। सैनी लगभग 1,10,000 के करीब, जिसमें 65% उन्होंने पोलिंग किया, 71,500 वोट, 50,000 वोट भाजपा को और 3,000 वोट ही केवल इसमें दिखाया इन्होंने ये समाजवादी पार्टी को, और 17,000 के करीब वोट इन्होंने बीएसपी को दे दिया। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में कमेरे कौम किन्हें कहा जाता है? सैनी को कहा जा, कश्यप को कहा जा, कुमारों को कहा जा, ये कमेरे कौम है। ये किसान कौम है, कमेरा कौम है, मेहनती कौम है। अब इन्हीं मेहनती कौम से तो संजीव बालियान जी चिढ़ते हैं। उन्होंने अपने भाषण में यही तो कहा कि तो रिया टाइप है, रिया से, मजदूरों से, कमेरों से एलर्जी है उनको। तो जब इन लोगों से एलर्जी है तो ये लोग संजीव बालियान को क्यों वोट देंगे? ये एक फर्जी आंकड़ा है और ये लोगों ने या संजीव बालियान ने अपने अनुसार ही बनवा लिया है। वो तीसरे नंबर पर। लेकिन इस आंकड़े में तो दिखा रहा हरिंदर मलिक जीत जाएंगे 70,000 से। हरिंदर मलिक बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है 70,000 से भी ज्यादा जीत जाएंगे? बिल्कुल जीते। तो अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, मैं उस पर भी अब तो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जो आप इतना करीबी से बता रहे हैं। खासकर अब मैं ब्राह्मण समाज पे बात करना चाहता हूँ। लगभग 45,000 के करीब वोट, जिसमें 44% इसमें बताया कि पोलिंग हो गया। 19,800 के करीब इसमें जो वोट है वो डाला गया है, और उस वोट में से पत्रकार महोदय आपको यहाँ रोक रहा हूँ जी, करीब जो है हमारी ये ब्राह्मणों की 45,000 वोट दिखाई गई, और त्यागियों की कितनी दिखाई गई है इसमें? त्यागियों का जो वोट दिखाया वो करीब 40,000 के करीब इसमें दिखाया। 2.25 लाख वोट त्यागी और ब्राह्मणों के, और त्यागी ब्राह्मण एक ही जाति होती है जी। मुजफ्फरनगर में लगभग 2.25 लाख, 2.25 लाख त्यागी ब्राह्मणों की वोटर, पौने के ये सब इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, त्यागियों ने संजीव बालियान के अपोजिट जाकर हरिंदर मलिक को समर्थन किया। बल्कि हमारे लोगों ने तो अपना ही कैंडिडेट उठाया हुआ था, सुनील त्यागी। ठीक, या
उन लोगों की वोट सुनील त्यागी को गई है या हरिंदर मलिक को गई है। इसका क्या कारण रहा कि त्यागी और ब्राह्मण जो लोग हैं देखिए ये भी संजीव बालियान से दूरी बनाए? मैंने आपको बताया तो, जो संजीव बालियान ने अपना स्टेटमेंट दिया था 3-4 महीने महाराष्ट्र में जहां भी कहीं दिया था, उसमें ये कहा गया कि भाई जो किसान जाति है वो जाटों के नाम से जानी जाती है। ये त्यागी, ब्राह्मण और ठाकुर, ये तो रिया टाइप लोग हैं। उसने इन लोगों की बेइज्जती नहीं करी। उसने जो कमेरा कौम है, सैनियों की, कश्यपों की, एससी, अन्य पिछड़ा जातियों की, सबकी भी तौहीन करी है। तो इसलिए इन गलत स्टेटमेंट जारी करना और उसमें माफी ना मांगना, बेशर्मी दिखाना, तो ये नतीजा दिखा रहा है कि संजीव बालियान जी चारों चित हो गए, चारों। लेकिन उन्होंने कहा कि वो वीडियो मेरा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, ऐसा कोई वीडियो नहीं था, उसको काट पीट के वीडियो को संजीव बालियान जी के हम शकल थोड़ी ना आ गए थे। कह रहे कि हमने कुछ और बोला था, दिखा दिया कुछ और। संजीव बालियान जी के हम शकल थोड़ी ना आ गए थे। जातिवाद का ठप्पा लगता है उनपे, जातिवाद का ठप्पा लगता है। तो इसका आपको क्या असर, इसमें और थोड़ा सा मैं एक खास बात करना चाहता हूँ, जो वैश्य और जाटव समाज, लगभग 1 लाख वोट इनका है और 2,45,000 जाटव समाज का है, जिसमें से 55% पोल हुआ है और वैश्य का 42%। 1,34,000 की लगभग ये पोलिंग हुआ और जिसमें से दिखाया जा रहा है 26,950 के करीब मिल गया होगा बीजेपी को और 1 लाख से अधिक, 1,07,000 से अधिक वोट मिल गया वो बीएसपी को, जो जाटव समाज है। देखिए बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, उसने 2014 के बाद कोई लोकसभा में प्रचार किया है और मुजफ्फरनगर में जाके अपना जो कैंडिडेट था दारा सिंह प्रजापति, उसके समर्थन में उसने रैली करी और उसने अपना जो उसका बेस वोट बैंक है एससी, वो एक तरफा वो यूनाइट करके गई है। एक वोट भी एससी उसको कहीं ट्रांसफर नहीं होगा दूसरे कैंडिडेट को। ये उसका पहले से ही, आज तो मायावती जी की सत्ता नहीं है, उनके एक एमएलए आई यूपी के अंदर, लेकिन आज भी जहां मायावती खड़ी हो जाएगी उसका वोटर, उसका कैडर वोटर उसके पीछे होगा, ट्रांसफर करा देगी जहां चाहेगी। ये हिम्मत है मायावती। नहीं, मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि अगर बीजेपी के सामने इस टाइम कोई खड़े होने की औकात में कोई पार्टी है तो वो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है, जो कहीं ना कहीं एक कोर वोटर लेकर अपना चलती है। करीब कहीं भी किसी लोकसभा में आप खड़े हो जाइए, 1 लाख वोट तो कहीं भी ले लेंगे। ऐसा तो बीजेपी के लिए भी नहीं है कि कोई उनका बंधा वोटर, कैडर वोटर है, लेकिन बीएसपी का तो ऐसा है। तो अब आप कहां पर मान रहे हैं नंबर 70,000 से कितना बड़ा हो सकता है आपकी नजरों में, आपको क्या लगता है? देखिए मेरा मानना यह है कि हरिंदर मलिक करीब 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीतेंगे और सेकंड नंबर पे जो रह रहे हैं दारा सिंह प्रजापति रहेंगे। ये लोग मजाक बनाएंगे आपकी इस बात का, मैं बता रहा हूं। नहीं, दारा सिंह प्रजापति सेकंड नंबर पे, क्योंकि अन्य पिछड़ी जातियां सब उन पे है प्लस एससी। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ठाकुर समाज ने चुनाव के पहले दिन कोई बातचीत संजीव बालियान जी की हो गई थी और कुछ एक दो वोट दिया, फिर उन्होंने कुछ 1-2 लोगों ने की होगी। बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर इस बार ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो मुजफ्फरनगर आपको लग रहा है कि गई हाथ से? अभी आपने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे न्यूज चैनल पे ठाकुर के जो नेता लोग हैं, एक किसान नेता है भानु सिंह, उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री था, वहां हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहा। मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री था, वहां हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से एमपी थे, वो हमारे वहां से नहीं रहे हैं। दूसरा, केंद्र में थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर, एमपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया, राजनीति कर दी खत्म। अभी उन्होंने कहा कि अब जो आगे की रणनीति है लोकसभा चुनाव के, माननीय योगी जी को हटाने का मन हो रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, जैसे जाटों ने 1.5 साल प्रेशर पॉलिटिक्स की और आप देखेंगे कि पूरे इधर सहारनपुर कमीशन में, मेरठ कमीशन में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को बहुत महत्व दिया। बिल्कुल। अब जब ये देखा कि जो हमारे पास हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेता जाट है, वो इस आंदोलन को नहीं हटा पा रहे हैं, तो सीधा सीधा जयंत चौधरी को अपने पास उन्होंने बुला लिया। इस गठबंधन को भी कहीं ना कहीं ये नहीं बैठ पाया है। जो भाजपा का कोर वोट बैंक था वो सारा छिटक गया भाजपा से। इस कारण जो वहां के मनों में था, जिस लोग भाजपा को वोट करते थे विपक्ष के कारण कि भाई इन लोगों ने हमारा शोषण किया है सालों से, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। अब ये जो गठबंधन हुआ है, तो भाजपा का जो बहुत बड़ा वोट बैंक था वो सब
खिन हो गया है, वो इधर उधर दूसरी पार्टियों में अपनी जगह तलाश रहा तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का आना, जयंत चौधरी का आना भाजपा के लिए ये तो उल्टा खतरे की घंटी बन गई है, बिल्कुल हमारा कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज से। चलिए कैराना पर क्या समझ रहे हैं, कैराना कहाँ देख रहे हैं, कुछ कैराना के बारे में समझो। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जयंत सिंह को एनडीए में शामिल किया, वो इसलिए शामिल किया कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक जाट घराने का युवक है, इनके बाबा प्रधानमंत्री रहे हैं। हाँ। और किसानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं फैक्टर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के कुछ बहुल जाट इलाकों पर रहता है, तो ये उसे खत्म करेंगे। लेकिन आप कैराना के चुनाव में देखते तो जाट बहुल कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने एनडीए को वोट नहीं किया है, प्रदीप चौधरी को वोट नहीं किया है, इकरा हसन को वोट किया है, जाटों ने वोट किया है, जाटों ने वोट किया भारी तादाद में। जो खास तौर से जो गठवालों की राजधानी है लिसाड़, मलिकों के चौधरी वहीं रहते हैं, उस गांव की मैं बात बता रहा हूँ। इकरा हसन काफी तादाद में जाटों की वोटें लेके गई है। मलिक जितने भी वहां जाटों गांव पड़ते हैं, अधिकतर जाटों की बड़ी तादाद में इकरा हसन को वोट गई है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ ये नाकामी है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि आपका वोटर तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन क्या उनका वोटर आपके प्रति सही ट्रांसफर हो रहा है या वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है? तो ये बहुत भारी नुकसान जो उन्होंने गठबंधन किया है, गठबंधन की वजह से बहुत भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। पहले चरण में अधिकतर सारी जगह चुनाव इनके फंसे हुए हैं, कहीं भी क्लियर एनडीए का प्रत्याशी नहीं जीत रहा है या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत रहा है। मतलब क्लैरिटी कहीं से नहीं आ रही है कि जैसे मान रहे थे 400 पार वाला चल रहा है कि कहीं से 2 लाख से, कहीं से 4 लाख से ऐसे जीत जाएंगे, ऐसा कहीं पे नंबर नहीं है। देखिए, 400 रही, 400 पार की बात आप कुछ भी कह सकते हैं। आप जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आप अपने कार्यकर्ताओं को अपना हौसला बढ़ाने के लिए बातें कहेंगे। आपने कई जगह चुनाव लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े, वहां भी इसी तरह का होगा, हम इतनी सीटें लेंगे, नतीजा क्या रहा? बिल्कुल। आप दिल्ली में 47 या 40 सीटें हैं, नतीजा क्या है? 6 या 5 या 7 सीटें हैं विधानसभा की। आप बंगाल में यही नारा लेके जाते हैं, पश्चिम बंगाल में आपके नतीजे क्या है जी? तो हर जगह ये बात इसलिए कही जाती है कि मेरा कार्यकर्ता जोश में आ जाए कि हम पूर्ण बहुमत और बहुत तगड़ी सत्ता के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है। हम यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, इस बार 7 की 7 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएंगे, नुकसान हो रहा है। उत्तरी भारत की भारतीय जनता पार्टी थी, हिंदी भाषी बेल्ट की, इस बार उत्तरी भारत में भारी नुकसान हो रहा है, बिहार में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार को गठबंधन करना बहुत भारी पड़ा है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया है वहां, तो हिंदी बेल्ट में बहुत भारी नुकसान होगा भारतीय। तो लग रहा है कैराना में भी फिर इकरा हसन जीत जाएंगे चुनाव? बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि जाटों ने इतना वोट नहीं दिया जितना आप बता रहे हैं। नहीं, जाटों ने काफी मात्रा में वोट दिया है। बहुत गांवों में आप विश्लेषण करेंगे तो अनेक जाटों के गांवों में इकरा हसन को बहुत मजबूती से वोट मिला है। चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शायद चुनाव से वोटिंग से कुछ दिन पहले जो भाजपा प्रत्याशी है वहां पर, उनकी पत्नी चुनाव कैंपेन कर रही थी। ठाकुर लोग उनके पीछे भाग लिए और उन्होंने दूसरे घर में बच के अपनी जान बचाई। ये खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो इतना विरोध भाजपा प्रत्याशी के प्रत्याशियों का है, भाजपा कैंडिडेट्स का वहां पर। हाँ, वहां पर ऐसे लगे प्रदीप गुजर मुर्दाबाद के नारे लगे, तो उनकी पत्नी थी और जाके अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। बहुत जगह लगे, संजीव बालियान के मुर्दाबाद के नारे योगी जी की रैली में लगे। अब जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा हो, इतने बड़े नेता हो और वहां पर संजीव बालियान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का विरोध है, किस प्रकार विरोध है। चलिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इस विश्लेषण को समझाया कि अब ये कितना लोग इससे सहमत हैं, वो लोग बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप बताइए इस विश्लेषण से आप कितना सहमत है, कितना सही समझते हैं। कैराना पर भी हम एक अच्छा सा विश्लेषण करेंगे और अधिक जानकारी के साथ करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।